हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.4। तो बच्चों, अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि अब हमें नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहिए। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है या अब कौन सा नया स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वही स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमें इन्हें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। मीन्स क्या सभी रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। अगर रेक्टेंगल में स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी तो होगा, है ना, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अब देखिए, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और एंगल्स 90 डिग्री के बनाते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और आ, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो है रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल को भी फिर फोर साइड्स इक्वल होनी पड़ेगी, तभी हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बी पार्ट पे। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। क्या सभी रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं? अब रोम्बस देखा होगा आपने, रोम्बस होता है इस तरह से, ठीक है, और पैरेललोग्राम है ये। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है? रोम्बस की ये फोर साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इट मीन्स इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। क्लियर? और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स रोम्बस में पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर? अब चलिए सी पार्ट पे चलते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। क्या सभी स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल्स होते हैं? अब देखिए, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रोम्बस है और ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ देखिए, स्क्वायर की जो है ना, ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और ये रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसके भी और इसके भी, ठीक है। तो इट मीन्स स्क्वायर में रोम्बस और रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है और ये एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। स्क्वायर्स की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, इसकी चारों ही इक्वल होती हैं, पर हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है ना? और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स अब ये बोल रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं, सब होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। क्लियर? चलिए, ई पार्ट है ऑल काइट्स आर रूम्बस। अब देखिए, काइट जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, देखी होगी आपने काइट, आप लोग उड़ाते भी होंगे, है ना? और रोम्बस हमने देख लिया है, रोम्बस ऐसा होता है। ठीक है, काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, इसकी ये साइड इक्वल होती है, दोनों साइड्स, और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये छोटी होती हैं, ये बड़ी होती हैं। क्लियर? इसमें ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें ये एंगल इस एंगल के अपोजिट होता है, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऑल एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इट मीन्स ये है कि ऑल काइट्स में जो है वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये और इसमें इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें नहीं होती हैं। ठीक है ना? और इसमें ऑल 4 एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट नहीं होते। ठीक है ना? तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑल रोम्बस आर काइट्स। ठीक है, अब जैसे हमने यहां देखा था कि काइट्स में रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, पर रोम्बस में काइट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ये हो सकता है। देखिए, अगेन हम बना लेते हैं, ये रोम्बस है, ये काइट है। इसमें हमें देखिए, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होते हैं। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस में तो काइट्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर काइट्स में रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब देखिए, पैरेललोग्राम ये है और ट्रेपीजियम ये होता है। तो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, देखो ट्रेपीजियम में हमें क्या चाहिए, अगर कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, तो वो तो पैरेललोग्राम में होता ही है। ठीक है, ये और ये पैरेलल होते हैं, इसमें भी ये और ये पैरेलल होते हैं। तो अगर हमें कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी दो जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। क्लियर? अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। अब देखिए, स्क्वायर यहां भी वही चीज है, देखे बच्चों, अपोजिट साइड्स जो हैं स्क्वायर की पैरेलल होती हैं, और ट्रेपीजियम में भी क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्लियर? तो अगर एक भी प्रॉपर्टी हमारे को मिल रही है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं, तो स्क्वायर को हम एक ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ए पार्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो क्वाड्रिलेटरल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी जो 4 साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो अभी हमने देखा है कि स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर, इसकी 4 साइड्स होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं। और दूसरा क्या है, रोम्बस, इसके भी 4 साइड्स होती हैं जो कि इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा स्क्वायर और सेकंड आ जाएगा रोम्बस। ठीक है, चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं, एक तो स्क्वायर में होते हैं और दूसरा रेक्टेंगल में होते हैं। देखिए ये राइट एंगल्स बनते हैं, 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं और रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, हमें ये बताना है कि कैसे जो है एक स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल सकते हैं, कैसे हो सकता है ना। तो देखिए स्क्वायर, स्क्वायर है, इसकी 4 साइड्स होती हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें 4 साइड्स होनी ज़रूरी है और स्क्वायर की क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। भाई 4 साइड्स हैं, है ना, तभी तो वो क्वाड्रिलेटरल है, तभी हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब आते हैं बी पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। अब पैरेललोग्राम मींस एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं, या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। अब देखिए स्क्वायर है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी किया ना, तो हम यही लिखेंगे इसके लिए भी, बिकॉज its opposite sides are equal and also opposite angles are equal। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों बोलते हैं, स्क्वायर और रोम्बस तो सिमिलर ही होते हैं वैसे, है ना, तो इसलिए हम बोल ही सकते हैं, पर हमें रीजन देना है यहाँ पे। तो क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज all 4 sides are of equal length। दोनों की जो लेंथ होती है 4 साइड्स की वो इक्वल होती है। और एक और सिमिलरिटी क्या होती है, एंड डायगोनल्स bisect at right angles। और दोनों के जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ, ये स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और रोम्बस के भी ये देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट किया तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। आप रोम्बस को अगर थोड़ा सा यूं टिल्ट करके देखेंगे ना तो स्क्वायर ही दिखेगा बिल्कुल आपको।
ठीक है ना, तो इसीलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ठीक है, फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए डायगोनल्स, अब देखिए स्क्वायर बनाया मान लीजिए, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स हैं, जो ये बीच की लाइन है ना ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट बाय मतलब दो, मीन्स इक्वल इक्वल दो टुकड़ों में काट देती है। तो जब एक स्क्वायर को हम कट करते हैं बीच में से, तो वो उसके जो ये साइड्स हैं, ये साइड इक्वल होती है इसके और ये साइड होती है इसके, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो हो गया स्क्वायर, सेकंड हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी जब हम डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला ये वाली लाइन जो है साइड ये इसके बराबर होगी और ये वाला इसके बराबर होगा। ये बिल्कुल दो टुकड़ों में काटता है, बाइसेक्ट करता है। जब कट करेंगे तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड आ जाता है रेक्टेंगल। इसी तरह से थर्ड आ जाएगा रोम्बस। रोम्बस में भी जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, है ना, और भले ही छोटी होगी लेकिन कटेगी इक्वल इक्वल पार्ट्स में, और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर में होगी। और फोर्थ आ जाएगा इसी में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी यही होता है, जब वो बाइसेक्ट होता है तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है वो। ये डायगोनल आया और फिर ये डायगोनल आया, ये मीटिंग पॉइंट हुआ ना, तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया आप सबको? तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। Whose diagonals are perpendicular bisector of each other। ठीक है, ये अभी हम कर चुके हैं। स्क्वायर और रोम्बस के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है, जब ये कट करेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से रोम्बस, ये देखिए ये कट करा और ये 90 डिग्री का है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होता है पता है ना, ये लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब इस लाइन को इसने दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया है और परपेंडिकुलर ये और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा रोम्बस। Now, third part is name the quadrilateral whose diagonals are equal। अब डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? एक तो स्क्वायर के होंगे, ये स्क्वायर है, ये और ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं बिल्कुल। जब मेजर करेंगे तो डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। तो पहला आ जाएगा स्क्वायर और सेकंड आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बिल्कुल। अगर इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर करेंगे तो ये क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब देखिए इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? किसी भी फिगर को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तब कहा जाता है जब उसके डायगोनल्स जो है वो उसके अंदर बने, फिगर के अंदर बने। क्लियर? तो यही इसका आंसर भी है। अब अगर कोई कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जिस तरह से ये है, तो इसका एक ही डायगोनल अंदर की तरफ बनेगा।
क्लियर? तो इसका आंसर ये होगा बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इनसाइड द रेक्टेंगल। तो आप ये ध्यान रखिए, जिसके डायगोनल्स फिगर के अंदर बनेंगे वो एक कॉन्वेक्स फिगर होगी या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर? तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side. ABC is a right angled triangle। अब देखिए फिगर है, तो ABC is a right angled triangle। ये ABC, अब इसको हम अभी हाइड कर देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, और O जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। मतलब ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट का वो मिड पॉइंट है, मीन्स A और C का ये मिड पॉइंट है। क्लियर? एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। अब हमें ये बताना है कि क्यों O जो है वो ABC से इक्वल डिस्टेंस पर है। और ब्रैकेट पे लिखा है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। और ये जो डॉटेड लाइन हमने हाइड कर रखी है ना, ये हमारी हेल्प के लिए, इसी से हमको हेल्प मिलेगी और हम बता पाएंगे। तो देखिए, अब जब हमने हटा दिया है स्केल को, तो अब हमें ये फिगर क्या लग रही है? एक रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है कि इक्वल लेंथ्स होती हैं, और जो ये डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ये इक्वल होते हैं। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, डी का तो कहीं काम नहीं है, पर ये इसके इक्वल होगा और ये होगा इक्वल इसके। तो ये बाइसेक्ट मतलब ये सब इक्वल इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया? AO बराबर हो जाएगा OC के और BO बराबर हो जाएगा OD के। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं इसका आंसर। ये जो है कि अब यहाँ पे देखिए AB जो है ऐसे लिखते हैं, चलिए AD जो है वो और BC जो है वो क्या है? इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू BC और पैरेलल भी है, एंड AD इज पैरेलल टू BC। और इसी तरह से AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब हम इस रेक्टेंगल की हेल्प से ले लेते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो वही लिख लेंगे हम एज इट्स opposite sides are equal and parallel to each other and और क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, एंड all the interior angles are of 90 डिग्री। ठीक है, तो therefore in a
रेक्टेंगल डायगोनल्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं. डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर. ये सब हमने बता दिया ना अभी. Therefore, hence AO is equal to, ये इसके बराबर हो जाएगा OC, इक्वल्स टू ये भी इक्वल हो जाएंगे BO इक्वल्स टू OD. ठीक है. Thus O is equidistant, इसीलिए ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है ना, फ्रॉम A, B एंड C. रेक्टेंगल की हेल्प से इसको समझाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि इक्वल लेंथ के होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है ना. देयरफॉर ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है. ठीक है. इसीलिए ओ जो है वो ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया. मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को ये बताएं कि हमें कौन सा चैप्टर आगे स्टार्ट करना चाहिए. क्लियर. तो फिर हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए और वो समझ में भी अच्छे से आए. तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.